हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 प्रत्ययवर्ती धारा का लेक्चर नंबर 11। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्ययवर्ती धारा परिपथ में शक्ति तथा शक्ति गुणांक यानी पावर एंड पावर फैक्टर इन एसी सर्किट। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं कि विद्युत शक्ति का मतलब क्या होता है। विद्युत शक्ति का मतलब होता है कि किसी विद्युत परिपथ को जब किसी हम विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, तो उसमें धारा प्रवाहित होती है और उसमें विद्युत ऊर्जा का लॉस भी होता है। यानी कह सकते हैं उस विद्युत परिपथ में या विद्युत उपकरण में ऊर्जा कंज्यूम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि पर सेकेंड जितनी ऊर्जा क्षय हो रही है उस उपकरण से, वो कहलाती है उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है ना। और उसका फार्मूला भी निकाला जा चुका है। फार्मूला हम लोग निकाले हैं, अगर याद आ रहा होगा तो मेन फार्मूला तो होता है उस शक्ति का P बराबर होता है W/T। यानी उस विद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा की दर को, ये जो ऊर्जा व्यय कितनी हो रही है W/T समय है, तो ऊर्जा व्यय होने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है ना। और W की वैल्यू अलग अलग कई फॉर्म थे। VIT भी होती है W की वैल्यू, एक होती है I²RT, एक होती है V²/RT। ये सब लोग पढ़ चुके हैं। तो उसमें अगर बारी बारी से मान रखेंगे तो P की वैल्यू जो है, एक तो P बराबर VI आ जाता है, एक अगर हम W की जगह हम I²RT रख देते हैं तो I² R या फिर V²/R। ये सब फार्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं शक्ति के। लेकिन उस समय जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 में, उस समय हम डीसी सोर्स का यूज कर रहे थे। डीसी सोर्स मतलब ऐसी धारा उससे निकलती है जिसका परिमाण फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। उसी को तो दृष्ट धारा कहते हैं, जिसमें परिमाण न चेंज हो, ऐसी धारा दृष्ट धारा कहलाती है। लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रत्ययवर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय। तो इसका मतलब प्रत्ययवर्ती धारा जब परिपथ लगाएंगे तो इसका लाभ, प्रत्ययवर्ती धारा की विशेषता होती है कि उसका मान परिवर्तित होता है। जब परिवर्तित होगा, जब धारा का मान परिवर्तित होगा तो वोल्टेज का मान परिवर्तित होगा। यानी वोल्टेज और धारा दोनों परिवर्तित होते हैं। और जब परिवर्तित होंगे तो जब हम फार्मूला P=VI जब लगाएंगे, तो जब V चेंज हो रहा, I चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, P भी चेंज होगा। ठीक है ना। जब P और I जब चेंज होंगे तो V और I जब चेंज होंगे तो P भी चेंज होगा। और P अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब हमको उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो शक्ति का एवरेज मान कितना है, ये हमको आज ज्ञात करना है। तो मेन हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कि प्रत्ययवर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय कितनी होती है परिपथ में। ठीक है ना। वैसे अगर डीसी सोर्स अगर लगा हुआ है तब तो बहुत आसान होता है कि कितना वोल्टेज लगा है और कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो शक्ति का मान निकल आता है। लेकिन चूंकि P और V दोनों वेरिएबल हैं प्रत्ययवर्ती स्रोत में, तो P भी चेंज होगा। अब P अगर चेंज होगा तो हमको उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे ये आज हम लोग सीखेंगे। तो जब भी प्रत्ययवर्ती धारा स्रोत में जब शक्ति निकालना हो तो हमेशा एवरेज वैल्यू ही निकाली जाती है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब एक साइकिल की बात करेंगे कि प्रत्ययवर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय कितनी होती है, एक साइकिल में कितने शक्ति क्षय हो रहे हैं। तो एक साइकिल तो आप जानते ही हैं प्रत्यय धारा कैसे दिखाते हैं हम लोग। ये एक साइकिल हो गई, तो एक साइकिल में भाई वोल्टेज और धारा चेंज हो रहा है तो इसका मतलब P भी चेंज होगा, इधर भी P और चेंज होगा। तो दोनों पार्टों में जो एवरेज वैल्यू होगी वो कितनी होगी ये हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्ययवर्ती धारा स्रोत में शक्ति क्षय कितना हो रहा है उसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसकी भाषा तुम लोग क्या लिखें, पहले जो एग्जाम में अगर आएगा ये तो क्या लिखा जाएगा, तो इसके लिए भाषा लिख देते हैं। ये तो सिंपल परिभाषा है जो पिछली क्लासों में पढ़ते चले आ रहे हैं, 10th में पढ़ा होगा। तो किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर
को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है और P इक्वल टू वी आई। ये तो फार्मूला होता ही है, चाहे एसी सोर्स हो चाहे डीसी सोर्स हो। अब डीसी का सोर्स लगा है तो V और I दोनों नियत होने का P नियत होगा, तो इसी फार्मूला करके P का मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब प्रत्यावर्ती स्रोत जब लगा हो तो V और I दोनों चेंज होंगे तो P भी चेंज होगा। अगर चेंज हो रहा है तो कहा जाए कितनी शक्ति होगी, तो फिर ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि प्रत्यावर्ती जो धारा सोर्स जब लगा होता है तो धारा वोल्टेज के बीच कलांतर भी होता है, जबकि डीसी सोर्स में कलांतर होता नहीं, तो हमेशा शून्य रहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर भी होता है, और वो कलांतर डिपेंड करता है परिपथ की प्रकृति पर। तो कलांतर कितना होगा, ये हम लोग जब हम अलग अलग पढ़ेंगे परिपथ वाइज इसके बारे में, तो वहां पर और क्लियर हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से अगर कोई परिपथ अगर जोड़ा गया है तो उस परिपथ में जो प्रवाहित धारा आई है और उसमें जो विभवांतर है उसके समीकरण ये हमने मान लिए। समीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रत्येक धारा का समीकरण I बराबर I नॉट sin ओमेगा t और V बराबर V नॉट sin ओमेगा t प्लस फाई। अब देखिए यहाँ पर प्लस फाई हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं, प्लस भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये आप मान लीजिए कि V और I के बीच कलांतर फाई है। अब कौन अग्रगामी है कौन पश्चगामी है अभी यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। इस समीकरण के अनुसार तो हमको लग रहा है कि इसमें वोल्टेज धारा से फाई कला में अग्रगामी है। अगर माइनस लगा देंगे तो धारा अग्रगामी हो जाएगा फाई कला से और वोल्टेज फाई कला से पश्चगामी हो जाएगा। इसमें प्लस लगा दें तो धारा अग्रगामी हो जाएगी वोल्टेज से। तो यहाँ पर कोई भी प्लस या माइनस कहीं पर भी आई के साथ में या वी के साथ में लगा सकते हैं। हम एक जनरल कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि धारा और वोल्टेज के समीकरण ये हैं जिनके बीच कलांतर है फाई, अग्रगामी है पश्चगामी है वो यहाँ पर कोई मैटर नहीं बन सकता है, ठीक है। जहां पर फाई क्या है, धारा आई तथा विभवांतर वी के बीच कलांतर, ये हम लोग जानते हैं। तो किसी क्षण मतलब किसी समय परिपथ में शक्ति क्षय कितनी होगी, क्योंकि वेरिएबल है, समय चेंज हो रहा है तो आई चेंज हो रहा है, समय चेंज हो रहा है तो वी चेंज हो रहा है, तो इसका समय चेंज होगा तो पी भी चेंज होगा, ठीक है। तो पी चेंज होगा तो उस समय किसी पर्टिकुलर टाइम पर यानी किसी क्षण शक्ति का मान कितना होगा उस परिपथ में, ठीक है ना। अगर टी का मान बहुत कम अगर ले लेते हैं तब कितनी शक्ति क्षय होगी। तो फार्मूला तो फिर हमारा ये है। अब इसमें जरा वी और आई के मान यहाँ लगाओ तो कितना मान आ जाएगा, P इक्वल टू वी की वैल्यू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और I की वैल्यू है I नॉट साइन ओमेगा टी। इतनी भैया I और V के मान हमने लगा दिए। अब थोड़ा सा गणित के तरीके से सॉल्व करो। V नॉट I नॉट ये तो हो जाएगा और ये साइन A प्लस बी का फार्मूला लगाना है यहाँ ओमेगा प्लस फाइव की जगह, तो क्या हो जाएगा साइन A यानी ओमेगा टी कॉस बी यानी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी और साइन फाई। ये फार्मूला होता है ना कॉस ए प्लस बी। फार्मूला क्या होता है, कॉस ए साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो फार्मूला लगा दिया हमने। और ये बाहर साइन ओमेगा टी तो रहेगा ये, इस तरह साइन ओमेगा टी के अंदर जब मल्टीप्लाई करा तो वी नॉट आई नॉट अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये आ जाता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव। इसमें कुछ गणित लग रहे केवल, और इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन ओमेगा टी अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस ओमेगा टी और साइन फाइव। ये लिख दिया हमने। थोड़ा सा इसको और जरा सिंप्लीफाई करो, वी नॉट आई नॉट और इसको तो आप ऐसे लिखा रहने दो साइन स्क्वायर ओमेगा टी
cos फाई, और इसमें हम 1/2 और 2 यानी कह सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करा लो, तो उससे फायदा क्या मिलेगा? अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 sin a cos a का फार्मूला क्या होता है? 2 sin a cos a या 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा, ठीक है ना। तो 2 का ऊपर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो ऊपर वाला तो 2 sin a cos a का फार्मूला बन जाएगा, तो sin 2a हो गया यानी sin 2 ओमेगा t, और 1/2 का जो डिवाइड कराया है 2 का वो तो शामिल रहेगा ही। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको यहां तक तो पहुंच गए गणित के नियमों के अनुसार। यहाँ पर केवल मैथ लगाई गई है और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको यहां तक नोट कर लो, तो आगे करते हैं। नोट कर लिया। उसके आगे अब हम बात करेंगे एक साइकिल की। अभी तक तो एक जनरल टर्म हमने निकाल लिया है कि उस परिपथ में किसी क्षण कितनी वैद्युत शक्ति होगी, यानी कितनी वैद्युत जो शक्ति है उसका क्षय होगा, वो तो हमने यहाँ तक निकाल लिया। अब एक साइकिल के लिए हमको निकालना है एवरेज। तो जानते हैं क्योंकि एक साइकिल यानी एक चक्र साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए ये जरा देखिए, बायो जो स्टूडेंट है इस चीज को जरा ध्यान रख लीजिए। अगर एक साइकिल की बात करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हमेशा होती है 1/2, ये ध्यान रखिए। और cos साइन स्क्वायर और साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू होती है 0। ये आप ध्यान रखें। ये एक साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो चाहे cos स्क्वायर ओमेगा टी हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है ना। ये औसत मान निकालना है हमको एक साइकिल के लिए। तो एक साइकिल के लिए औसत मान निकालने के लिए एक साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। और साइन 2 ओमेगा टी हो चाहे cos 2 ओमेगा टी हो चाहे साइन ओमेगा टी हो चाहे cos ओमेगा टी, उसकी वैल्यू हमेशा 0, ठीक है ना। जिसको याद रखते हुए हम आगे शुरू करते हैं, ठीक है ना। बाकी मैथ में जो स्टूडेंट्स के एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1 फार्मूला होता है ना एक cos 2 थीटा वाला, cos 2 थीटा का होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। यहां से हम sin स्क्वायर थीटा को निकालेंगे तो क्या निकल आएगा? 1 - cos 2 थीटा बाई 2 आएगा। जब एवरेज निकालें तो cos 2 थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाती है। ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल आप याद रखिए, यहाँ को मैथ नहीं लगानी है, यहाँ केवल आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। वो होता है एक साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 और cos 2 ओमेगा टी की वैल्यू 0। चाहे वो ओमेगा टी ही लिखा होता तब भी इसकी वैल्यू 0 होती, ठीक है ना। cos होता चाहे साइन होता, अगर स्क्वायर लगा होता तो 1/2, स्क्वायर नहीं लगा है तो 0। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखें तो क्या लिखा जाएगा? इसलिए एक साइकिल के लिए वैद्युत परिपथ एक साइकिल के लिए वैद्युत परिपथ में औसत शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय। औसत शक्ति से क्या लिखेंगे हम लोग? पी बार लगा देते हैं या पी एवरेज, ऐसे करके लिख दो, ठीक है ना। कुछ भी लिख सकते हैं, पी एवरेज या पी बार। एक साइकिल के लिए वैद्युत परिपथ में औसत शक्ति कितनी हो जाएगी? पूरी इतनी है, किसी क्षण है इसमें। तो एक साइकिल की बात करेंगे तो जरा ये वैल्यू लगा दो एक साइकिल के लिए,
तो क्या मान आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग V0 I0। अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 एक साइकिल के लिए cos फाई प्लस 1/2 इंटू देखिए साइन टू ओमेगा टी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब आगे साइन फाई है तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग P बार, P एवरेज लिखे चाहे P बार लिखे, उसका मतलब है एक साइकिल के लिए औसत मान कितना है शक्ति का। ठीक है, P V0 I0 और यहाँ पर 1/2 cos फाई, जब वाला पार्ट तो 0 हो गया। इसको थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ा जाए तो इसको लिख सकते हैं V0/√2 इंटू I0/√2 cos फाई, ये लिख सकते हैं। या P बार बराबर V0/√2 क्या होता है VRMS, RMS वैल्यू हो गई, ये धारा की RMS वैल्यू हो जाएगी, और cos फाई। ये जो फार्मूला बनकर के आ गया है कि एक साइकिल में कितनी औसत शक्ति क्षय होगी, उसमें जो cos फाई जो आया है, इस cos फाई को ही कहा जाता है पावर फैक्टर, यानी शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो यहां तक, पहले कोई समस्या नहीं है। केवल एक साइकिल के लिए किसी क्षण हमने औसत मान निकाला था यहाँ नीचे, उसके लिए एक साइकिल के लिए जब निकालेंगे तो ये वैल्यू आपको वहां पुट कर देनी है। ठीक है, तो एक साइकिल के लिए औसत मान निकल आएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही था कि एक साइकिल में कितनी औसत शक्ति क्षय होती है। तो एक साइकिल में औसत शक्ति मान निकालने के लिए हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1/2 और cos ओमेगा टी की जगह 0 रख देंगे। तो उसको सारा करके सॉल्व किया हमने, तो ये VRMS और IRMS के टर्म में ये वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो गई। तो ये इसकी एवरेज वैल्यू निकला है, एक साइकिल में औसत शक्ति क्षय कितनी। ठीक है, तो यहां पर जो cos फाई जो आया है, इसी को कहते हैं हम लोग शक्ति गुणांक। इसको नोट कर लो पहले, उसके बाद इसके नीचे लिख लो cos फाई को परिपथ का शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर कहते हैं। cos फाई को ही कहा जाता है शक्ति गुणांक कहते हैं, जिसका मान, अब आगे लिख लो उसको समझाते हैं फिर, जिसका मान कोमीय प्रतिरोध, इसमें कई प्रतिरोध होते हैं ना, प्रतिबाधा भी होती है, प्रतिघात भी होता है, सब प्रतिरोध होते हैं, लेकिन ओमीय प्रतिरोध इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसका मान ओमीय प्रतिरोध R तथा प्रतिबाधा, अब इसको प्रूव करके बताएंगे हम, प्रतिबाधा Z के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, जो शक्ति जो गुणांक होगा, शक्ति गुणांक, इसका मान तो होता है cos फाई, यानी cos फाई को हम शक्ति गुणांक कहते हैं, और जिसका मान अगर निकालना हो तो शक्ति गुणांक बराबर क्या हो जाएगा R/Z। ये बिल्कुल एकदम फार्मूला, ये सभी परिपथों के लिए सत्य है, ये बिल्कुल याद रख लीजिए, न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी। शक्ति गुणांक निकालना है, अगर हमको परिपथ में फाई का मान पता है, ठीक है ना, कि धारा वोल्टेज कितना कालांतर है, तब तो यहाँ पर रख दीजिए तो शक्ति गुणांक का मान निकल आएगा। cos फाई की जगह फाई की वैल्यू लगा दो, 0 है कि 90 है कि जो कुछ है यहाँ पर रखना है, तो शक्ति गुणांक की वैल्यू निकल आएगी। अगर मान लेते हैं वो फाई की वैल्यू नहीं पता, हमको पता है उस परिपथ की
ओमी प्रतिरोध कितना लगा हुआ है और उस परिपथ की कुल प्रतिबाधा कितनी है, तो यहाँ पर R बाई जेड कर देंगे तो निकल आएगा उस परिपथ का शक्ति गुणांक कितना है। ठीक है, तो ये इसको अभी हम प्रूव करके बताएंगे कि सभी परिपथों के लिए R बाई जेड होता है कि नहीं। आप तो लिख लीजिए अभी परिभाषा के तहत ये कि अगर एग्जाम में याद है शक्ति गुणांक कहते किसको हैं, तो हम शक्ति गुणांक परिभाषा में ये लिखेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में ओमी प्रतिरोध तथा उसकी प्रतिबाधा यानी परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है उसके अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। ये परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है ना, जो प्रतिबाधा तो ये अलग अलग परिपथों के लिए अलग अलग होती है। ठीक है ना, ये हम लोग 6 परिपथ पढ़ चुके हैं अभी तक, केवल R हो या केवल L हो या केवल C हो या LC हो या RC हो या LR हो या LCR हो, पूरे 7 परिपथों के लिए Z का मान अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो Z को उस परिपथ का निकालेंगे, कौन सा परिपथ हमारा है ये वो नीचे रखेंगे, और R उस परिपथ में R कितना लगा हुआ है यानी प्योर रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है उसका रेशियो निकाल लेंगे तो उस परिपथ की शक्ति गुणांक का मान निकल आएगा। ठीक है ना, इसको नोट कर लें। उसके बाद हम ये देखेंगे अभी कि विभिन्न परिपथों के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। ठीक है ना, उसके बाद उसी आधार पर हम लोग एक परिभाषा डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं वाटहीन धारा यानी वाटलेस करंट क्या होती है। तो भाई इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे करते हैं। नोट कर लिया, न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला केवल आपका शक्ति गुणांक बराबर cos फाई या R बाई जेड याद रखेंगे तो इससे सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। बस जेड की वैल्यू आपको उस परिपथ के निकालनी पड़ेगी जिस परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान ज्ञात कर रहे हैं। बस इतनी बात को ध्यान रखना है। अगर कलांतर नहीं मालूम है तो, अगर कलांतर पता है तो सीधे आप cos फाई का मान निकाल सकते हैं फाई वैल्यू रख करके। ठीक है, तो वही शक्ति गुणांक हो जाएगा। तो आप हेडिंग लगा लीजिए विभिन्न परिपथों के लिए शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक अगर पता होगा तो हम उस परिपथ में शक्ति क्षय का मान निकाल सकते हैं, कितनी शक्ति कंज्यूम हो रही है उस परिपथ में। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, एक चार्ट बना करके आप समझा दे रहे हैं। इसमें तो परिपथों की संख्या हो जाएगी, हम किस परिपथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग बात करेंगे परिपथ कौन सा ले रहे हैं, और यहां पर बात करेंगे कि कलांतर कितना है यानी फाई की वैल्यू। भाई फाई की वैल्यू पता है तब तो आसानी से निकल आएगा ना शक्ति गुणांक। cos फाई की वैल्यू ना निकालेंगे तो वही मान हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा शक्ति गुणांक। यानी cos फाई निकाल लेंगे वही हमारा शक्ति गुणांक कहलाएगा। ठीक है, तो पहले जब परिपथ की बात करते हैं, केवल अगर प्योर रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है ना, ओमिक रेजिस्टेंस यानी परिपथ में केवल प्योर रेजिस्टेंस लगा है। ध्यान से समझना, ये लोग एक एक टॉपिक हमने अलग अलग पढ़ाए हैं, तो अगर वो सारे अगर टॉपिक पढ़ रखे हैं, आर परिपथ या एल परिपथ, सी परिपथ, ये अगर सारे परिपथ पढ़े हैं, LCR परिपथ, LR परिपथ, CR परिपथ, तो ये टॉपिक समझने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगर प्योर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, पहला सर्किट हमने कहा प्योर रेजिस्टेंस। प्योर रेजिस्टेंस में फाई का मान कितना होता है जरा बताओ, विचार करो। प्योर रेजिस्टेंस है तो उसमें वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। प्योर रेजिस्टेंस अगर है तो वोल्टेज और धारा कैसे होते हैं, दोनों समान कला में होते हैं। इसका मतलब फाई कितना होगा, 0। वोल्टेज धारा के इस कला में कितना आ जाएगा, 0। तो पावर फैक्टर कितना हो गया, पावर फैक्टर cos फाई होता है। अब फाई जगह 0 लगा दें तो cos 0 की वैल्यू 1।
बहुत आसान हो गया, समझ में आया। उसके बाद दूसरा, अगर हम प्योर इंडक्टर की बात करें, यानी प्योर कुंडली अगर लगी हुई है ये, तब क्या होगा। तब देखो, अगर इंडक्टर है, अगर इसमें, ठीक है ना, प्रेरक लगा हुआ है शुद्ध, तब क्या होगा, तो शुद्ध प्रेरक वाले में अब जरा फाई वाला सोचो कि फाई क्या होता है, वोल्टेज और धारा के बीच कितना कलांतर होता है। तो कुछ याद आ रहा है, धारा अगर हम इस दिशा में लेते हैं, धारा अगर इस दिशा में ले रहे हैं, तो इसमें जो वोल्टेज होता है वो धारा से 90 अंश की कला में अग्रगामी होता है। ये कलांतर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का, पता है ना। धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है, या उसकी दूसरी भाषा कह सकते हैं कि वोल्टेज धारा से 90 अंश की कला में अग्रगामी होता है। तो यहाँ पर फाई का मान कितना आ गया, 90 5/2 को भी लिख दीजिए, तो सत्य गुणांक कितना आ जाएगा, फाई की वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो cos 90 0। यानी कह सकते हैं कि इसमें जो अगर L परिपथ है तो फाई का मान 0, और वही शक्ति गुणांक जो फार्मूला हम लोगों ने शक्ति क्षय की जो वैल्यू निकाली है उसकी वैल्यू क्या निकली है, Vrms Irms cos फाई, ये निकाला हम लोगों ने। अगर cos फाई का मान 0 हो गया तो इसका मतलब उस परिपथ में शक्ति क्षय कितनी है, 0 है, यानी उस परिपथ में कोई भी शक्ति कंज्यूम नहीं हो रही है, ठीक है ना। ये अभी और क्लियर करेंगे जब लोग वाटहीन धारा पढ़ेंगे तब, समझ में आ रहा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, अगर प्योर कैपेसिटर लगा हुआ है, संधारित्र लगा है, तो वोल्टेज और धारा के बीच कितना कलांतर होता है। अगर धारा इस दिशा में ले लेते हैं तो जो V0C की वैल्यू होगी, संधारित्र में जो विभवांतर होगा वो धारा से 90 अंश की कला में पश्चगामी होता है। तो कलांतर यहाँ पर भी 90 डिग्री हो गया, कलांतर 90 डिग्री हो गया, तो शक्ति पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, शक्ति गुणांक 0, ठीक है। उसके आगे अगर हम बात करें LC परिपथ, L भी हो और C भी हो, तब क्या होगा, L और C, तब क्या होगा बताओ, तब फाई का मान कितना आएगा, हो सकते हो इसमें। LC परिपथ में धारा अगर इस दिशा में लेते हैं तो जो L के सिरों को जो विभवांतर होता है वो धारा से 90 अंश की कला में अग्रगामी, और जो V0C यानी संधारित्र सिरों की विभवांतर होता है धारा से 90 अंश कला में पश्चगामी होता है। इसका परिणामी क्या निकलता है, परिणामी निकलेगा, ये तो पढ़ चुके हम लोग LC परिपथ में कि परिणामी या तो V0 L की दिशा में होगा और या तो परिणामी V0C की दिशा में होगा। तो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, यानी वोल्टेज चाहे अग्रगामी हो धारा से चाहे पश्चगामी हो, हमेशा कलांतर 90 डिग्री ही रहता है, ठीक है ना। तो कलांतर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसमें क्या हो जाएगा, शक्ति क्षय 0, यानी cos फाई का मान 0, शक्ति क्षय का मान 0 हो जाएगा, शक्ति जो गुणांक होगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो जरा, आगे बताते हैं और परिपथ। ध्यान रखें कि प्योर इंडक्टर में फाई 0 होगा, जो कि वोल्टेज दोनों समान कला में होंगे, तो शक्ति गुणांक सबसे ज्यादा होगा 1, ठीक है ना। cos फाई की वजह सबसे ज्यादा 1 हो सकती है, इससे ज्यादा हो नहीं सकती है। प्योर इंडक्टर है तो जो कलांतर होगा वो 90 डिग्री होगा, अग्रगामी होगा पश्चगामी उससे कोई लेना देना नहीं, कलांतर से मतलब कलांतर 90 डिग्री, शक्ति गुणांक 0। प्योर इंडक्टर है तब भी कलांतर 90 अंश, प्योर कैपेसिटर है तब भी कलांतर 90 अंश, शक्ति गुणांक 0। LC परिपथ है तब भी फाई का मान 0 आएगा, कलांतर 0 होगा धारा वोल्टेज के बीच में, शक्ति गुणांक 0, ठीक है। नोट कर लें इसको, नोट कर लिया। उसके बाद और जो परिपथ बचे हैं उसके लिए भी हम आपको बता देते हैं कि शक्ति गुणांक का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अगला नंबर लगाओ जरा इसमें, नंबर 5।
नंबर 5 में हम लोग बात करते हैं LR परिपथ की। L भी लगा हुआ है और R भी लगा है। अब जरा देखो इसमें क्या होगा, फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। तो जरा कला आ रही है, इसके दिमाग में जो डालो, कला आ रहा है कैसे खींचेंगे हम लोग। अगर इसके प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर की बात करेंगे तब तो I0 और V0R ये दोनों समान कला में होंगे, लेकिन L ये धारा से 90 अंश की कला में अग्रगामी होगा। तो इनका परिणामी क्या होगा, यानी इसका जो परिणामी जो वोल्टेज आएगा वो इस दिशा में आ रहा था। तो ये फाई कितनी थी, यहां पर दिखाते थे, यानी कलांतर कितना था 5, यानी फाई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 5 होगी। अब फाई का मान कैसे निकालेंगे, तो बताओ। अच्छा, LR परिपथ में फाई यानी 10 फाई वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, वहां से फाई वैल्यू निकाली जाती है। तो 10 फाई कितना आया था, जरा ये ध्यान दो। 10 फाई की वैल्यू XL/R ये होता है, पढ़ चुके हम लोग। 10 फाई जो होता है XL/R होता है। तो यहां से cos फाई की वैल्यू निकाली जाए, वही शक्ति गुणांक हो जाएगा। तो cos फाई कैसे निकाला जाए, एक बहुत आसान सा तरीका है, ये समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये कोण अगर फाई है तो 10 फाई बराबर होता है लंब बटे आधार यानी XL/R। तो ये कर्ण कितना हो जाएगा इसका, R² प्लस XL², ये हो जाएगा। तो cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos फाई बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार यानी R और कर्ण कितना है, √R² प्लस XL²। और ये R² प्लस XL² ये हमको पता है ये क्या होती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। LR परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है, Z तो सब प्रतिबाधा को Z से तो रिप्रेजेंट करते ही है, चाहे LR परिपथ हो, चाहे CR परिपथ हो, चाहे LCR परिपथ हो, ठीक है ना, और चाहे LC परिपथ हो। अगर दो का कॉम्बिनेशन है या दो से अधिक कॉम्बिनेशन है तो आप उसका जो प्रतिरोध होता है उसको प्रतिबाधा कहते हैं, उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका cos फाई क्या आ गया, R/Z। अभी हमने जो परिभाषा लिखवाई उसमें क्या लिखा था हमने, कि जो शक्ति गुणांक का मान होता है वो ओमिक प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला सभी परिपथों के लिए सत्य है। जो ऊपर हमने जो चार जो परिपथ बता चुके उसके लिए भी फार्मूला ये लागू होता है, ये सदैव ये लागू होता है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। यानी cos फाई की जो वैल्यू होती है वो हमेशा R/Z ही होती है, परिपथ कोई भी हो। ऊपर जैसे हम R परिपथ की बात करेंगे, पेव रेजिस्टेंस लगा है, तो पेव रेजिस्टेंस लगा है तो इसका मतलब क्या, उसकी प्रतिबाधा भी R के बराबर हो। पेव रेजिस्टेंस की प्रतिबाधा क्या होती है, R होती है। तो R Z की जगह R हो जाएगा, ठीक है ना। तो R जब हो जाएगा तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R से R कैंसिल होगा, cos फाई = 1, अभी 1 आया था, ठीक है ना। प्रतिबाधा का मेन फार्मूला क्या होता है, आप ये ध्यान रखो जरा। प्रतिबाधा Z बराबर जो होता है वो सभी परिपथों के लिए फार्मूला हमने निकाला था, R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। अब प्योर रेजिस्टेंस है तो XL XC तो होंगे नहीं, 0 होगा। तो Z का मान क्या हो जाएगा, R के बराबर। तो Z की जगह R कैंसिल, cos फाई = 1, यानी शक्ति गुणांक कितना आ गया, 1, ठीक है ना। अगर प्योर अगर इंडक्टर है तो प्योर अगर इंडक्टर इसका मतलब R नहीं होगा उसमें, प्योर इंडक्टर है तो क्या होगा, ना R होगा ना C होगा, केवल क्या होगा, XL होगा, और XL ही Z के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। जब R ही नहीं होगा तो R का मान 0 हो गया तो cos फाई का मान 0। या प्योर कैपेसिटर की बात करेंगे, संधारित्र लगा हुआ केवल, तो वहां पर भी R 0 होगा, ठीक है ना। R 0 होगा तो cos फाई का मान 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि ये जो फार्मूला है वो सभी परिपथों के लिए लागू होता है, क्या समझ आ रहा है। और सभी परिपथों के लिए अगर लागू अगर होता है तो ये फार्मूला बिल्कुल याद रख लेना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि कौन सा परिपथ। अगर ये फार्मूला याद है तो सबके लिए हम लागू करके cos फाई ने शक्ति गुणांक का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। LC परिपथ अगर है तो इसका मतलब वहां पर भी R नहीं है, तो R 0 है तो cos फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी।
ठीक है। तो ये अब जिसे छठा अगर बात करें हम लोग CR परिपथ, तो बिल्कुल एकदम सेम यही फार्मूला निकल करके आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। CR परिपथ में क्या होता है कि जो धारा I और प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टेज ये दोनों समान कला में होते हैं, और जो संधारित्र के सिरों के बीच जो वोल्टेज होता है वो धारा से 90 अंश की कला में पश्चगामी होता है। तो इसका परिणामी इधर आ रहा था, ये कर चुके हैं हम लोग। ये फाई की वैल्यू थी, कलांतर कितना था फाई। अब फाई की वैल्यू अगर निकालना चाहे इस CR परिपथ में क्या निकलेगी, 10 फाई की वैल्यू जानते हैं XC/R ये होता है। अब XC/R होता है तो इसमें भी हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू XC/R लंबटे R, ये हो जाएगा R² प्लस XC², और यही किसके बराबर होता है, Z के बराबर होता है। तो यहां से cos फाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, R/Z आधार बटे कर्ण, ये फार्मूला निकल आया, ठीक है ना। तो ये तो मेन फार्मूला हो गया cos फाई = R/Z। या इसको अगर LCR परिपथ की अगर बात करें, LCR तो फाई की वैल्यू कितनी होती है बताओ, फाई की वैल्यू कितनी होती है LCR परिपथ निकाला हम लोग। 10 फाई = XL डिफरेंस XC, जो ज्यादा हम कम अलग घटाएंगे, ये पूरा डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, अपॉन R। ये 10 फाई की वैल्यू होती है। यहां से cos फाई अगर निकालना चाहें तो बिल्कुल सेम वे पर निकाल सकते हैं। cos फाई की वैल्यू हो जाएगी R/Z, कैसे हो जाएगी ये देख सकते हैं आप लोग। ये फाई अगर मान लेते हैं तो ये हो जाएगा RL, ये हो जाएगा XL डिफरेंस XC, और ये हो जाएगा R। ये वैल्यू आ जाती है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और ये क्या होती है Z, इसे तो Z कहते हैं। अब XL XC की वैल्यू आप लगा सकते हैं, XL की 1/XC की वैल्यू 1/ωc, XL की वैल्यू ωL, तो Z की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है। और cos फाई होता है आधार बटे कर्ण R/Z। तो ये चाहे जो परिपथ हो, सभी परिपथों के लिए cos फाई = R/Z होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम विभिन्न परिपथों के शक्ति गुणांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। न्यूमेरिकल भी अगर लगाना है तो न्यूमेरिकल में अगर फाई नहीं पता है तो उस परिपथ का R और Z निकाल लेंगे, ठीक है ना भाई। अगर LR परिपथ की बात कर रहे हैं तो Z निकालने का फार्मूला ये होगा, ये R² प्लस XL²। अगर CR परिपथ होगा तो Z कैसे निकालेंगे हम लोग, √R² पर XC²। अगर LCR परिपथ होगा तो Z कैसे निकालेंगे, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो Z अलग अलग परिपथों के लिए होगा तो वो Z की वैल्यू निकालेंगे, उस परिपथ कितनी होगी, और उसमें उसको हम R से फिर डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारी निकल आएगी। R/Z कर देंगे, R को डिवाइड कर देंगे Z से, तो cos फाई की वैल्यू निकल आती है, ठीक है। अगर फाई अगर सीधे पता है कि कलांतर इतना है तो सीधे हम फाई की वैल्यू रख करके शक्ति गुणांक का मान निकाल लेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक छोटी सी परिभाषा हमको करनी है, एग्जाम पूछी भी जाती है कि वाटहीन धारा किसे कहते हैं और वाटहीन क्यों कहा जाता है इसको, ठीक है। उसको नोट कर लें। उसके बाद एक डिफिनीशन है, उसको पढ़ लेते हैं। बस मेन फार्मूला आपको याद रखना, शक्ति गुणांक बराबर cos फाई बराबर R/Z। इतना अगर याद रखेंगे तो शक्ति गुणांक के साथ न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे, और उसका अगर पर्टिकुलर किसी परिपथ का शक्ति गुणांक निकालना है तो उसका मान भी निकाल आएगा, ठीक है। अब हेडिंग लगाइए शक्ति गुणांक। सॉरी, शक्ति गुणांक नहीं, इसमें लगाने जा रहे थे हम लोग वाटहीन धारा,
वाटहीन धारा, या इसको भी कहते हैं वाटलेस करंट। वाटलेस करंट ये कौन सी करंट होती है? ये कौन सी करंट होती है भाई? वाटहीन धारा। तो जैसा कि अभी हम लोग फार्मूला निकाला है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, क्या फार्मूला निकाला हम लोगों ने? प्रत्यावर्ती, समझ लें पहले साथ साथ में, परिभाषा बहुत आसान है इसकी, कैसे परिभाषा बनी है ये आपको समझना है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति क्षय, औसत शक्ति, एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी कहीं शक्ति क्षय की बात होगी तो हमेशा आप दिमाग में अगर कुछ कहा नहीं जा रहा तो आप औसत शक्ति ही, औसत शक्ति क्षय ही उसको मानेंगे। जैसे अगर किसी करंट या वोल्टेज की बात होती है, अगर कुछ कहा नहीं जाता है कि शिखर मान है, तात्कालिक मान है या आरएमएस वैल्यू है, तो हमेशा आरएमएस वैल्यू ही उसको मानते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से जब भी पावर की बात होगी किसमें? अल्टरनेटिंग करंट में, तो हमेशा उसकी एवरेज वैल्यू की बात होगी, ठीक है ना। तो किसी विद्युत परिपथ में औसत शक्ति क्षय कितना होता है ये हम लोग निकाल चुके हैं। P बार इक्वल टू होता है VRMS इंटू IRMS cos फाई, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब जरा हम यहां से स्पेशली बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि जो केवल L परिपथ था या केवल C परिपथ था, यानी प्रेरिकत या संधारित्र वाले परिपथ में जो फाई की वैल्यू थी कितनी? cos फाई वैल्यू कितनी थी वहां पर? 90 डिग्री। cos 90 अगर यहाँ रख देते हैं तो P बार का मान क्या हो जाएगा? औसत जो शक्ति क्षय वो क्या हो जाएगी? 0, ठीक है ना। ये किसी कौन से बात हो रही, कौन से परिपथ की? कि अगर शुद्ध प्रेरिकत्व है, क्योंकि लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि शुद्ध प्रेरिकत्व अथवा शुद्ध संधारित्र, यानी प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर, शुद्ध संधारित्र वाले प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए, प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर वाले परिपथ के लिए अगर प्रत्यावर्ती परिपथ अगर है तो फाई की वैल्यू कितनी होती है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फाई की वैल्यू कितनी होती है? π/2, यानी हर स्थिति में, लेकिन शर्त है प्योर इंडक्टर हो या प्योर कैपेसिटर होता। तो प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर वाले परिपथ के लिए cos फाई की वैल्यू होती है, फाई की वैल्यू होती है π/2, ठीक है। तो इसलिए परिपथ में औसत शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय P बार का मान कितना होगा बताओ? यहाँ पर फाई वैल्यू लगा दो, VRMS। देखिए केवल यहाँ पर दो परिपथों की बात हो रही है, उनमें से कोई एक परिपथ होगा, या तो प्योर इंडक्टर होगा या फिर प्योर कैपेसिटर होगा, बाकी और कोई परिपथ की बात नहीं होगी यहाँ वाटहीन धारा की जब भी बात, ठीक है। तो पावर औसत से कितना हो जाएगा? VRMS IRMS cos π/2, cos π/2 की वैल्यू 0, तो P बार का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि प्योर इंडक्टर हो या प्योर कैपेसिटर हो तो उसमें औसत शक्ति क्षय 0 रहती है, यानी उसकी जो पावर जो लॉस हो रहा है वो 0 है, तभी उसको कहा जाता है वाटहीन धारा कहते हैं। शक्ति का जो मात्रक होता है क्या होता है? वाट, जिसको जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं।
तो इसीलिए इसको वाटहीन कहते हैं, क्योंकि शक्ति क्षय शून्य है। ठीक है ना, धारा प्रवाहित होती है, इसका ये मतलब नहीं कि शक्ति क्षय तो धारा नहीं प्रवाहित हो रही, धारा प्रवाहित हो रही है लेकिन शक्ति क्षय शून्य है। धारा प्रवाहित शून्य होने का कारण ये है कि उसका जो कलांतर है वोल्टेज धारा के बीच वो 90 डिग्री है, और उस 90 डिग्री होने के कारण cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो शक्ति क्षय का मान शून्य हो जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है वाटहीन धारा। जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको वाटहीन धारा कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसकी परिभाषा हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, इसको नोट कर ले, उसकी परिभाषा भी लिख देते हैं कि इस प्रकार शुद्ध प्रेरकत्व अथवा शुद्ध संधारित्र वाले परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है, धारा तो प्रवाहित होती है, परंतु शब्द इसमें लगी है, परंतु परिपथ में औसत शक्ति 6 शून्य रहता है। ये कंडीशन हमने प्रूव कर ली कि अगर शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध संधारित्र अगर लगा हुआ है तो उसमें धारा तो प्रवाहित होती है परंतु शक्ति क्षय शून्य रहता है। ऐसी धारा को वाटहीन धारा कहते। ठीक है, इस प्रकार से ये छोटी सी डेफिनेशन तो मेन ये है नीचे, शुद्ध प्रेरकत्व अथवा संधारित्र वाले परिपथ में धारा प्रवाहित होती है परंतु औसत शक्ति क्षय शून्य होती है, तो ऐसी धारा को हम कहते हैं वाटहीन धारा। ठीक है, वाटहीन धारा से ये तात्पर्य नहीं होता कि उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, धारा प्रवाहित होती है लेकिन शक्ति क्षय वो शून्य होता है, इसलिए उसको कहते हैं हम लोग वाटहीन धारा कहते हैं। लेकिन उसको हम इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं कि धारा किस प्रकार से शून्य रहती है, उसको नोट कर लीजिए। और आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।